तो बच्चों, पोलर फॉर्म में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं आज। तो हमने अभी तक ये समझा है कि पोलर फॉर्म को लिखना कैसे है। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नॉर्मल कन्वेंशनल फॉर्म में दिया हो x प्लस आई वाई से, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है विच इज़ x प्लस आई वाई, तो व्हाट इज़ द पोलर फॉर्म, व्हाट इज़ द ऑल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका जो पोलर फॉर्म लिखते हैं दैट इज़ मॉड z सिस थीटा, या सिस थीटा का मतलब क्या हो गया, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं मॉड z सिस थीटा, या सिस थीटा का मतलब हो गया कि आप लिखिए मॉड z कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का यूलर्स वर्जन क्या है, e टू द पावर आई थीटा, है ना। तो दिस वाज द पोलर फॉर्म। अब देखो, ये जो z को लिखने का जो पोलर फॉर्म वाला मेथड है, इसको यूज़ करके कुछ कुछ और हम रिजल्ट्स डिराइव कर सकते हैं। ज़रा उसको एक एक करके समझते हैं। जैसे हम करने जा रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, से z1 से zn तक, सबका मॉडुलस पता है और सबका आर्ग्यूमेंट भी पता है, थीटा इज द आर्ग्यूमेंट, है ना। तो अगर उनको मल्टीप्लाई कर दें, या दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर दें तो आर्ग्यूमेंट क्या होगा, डिवीज़न कर दें तो आर्ग्यूमेंट क्या होगा, सो दैट वी आर गोइंग टू लर्न हियर। तो बच्चों, जैसे एक सिंपल z1 लेते हैं, तो z1 बच्चों मान लीजिए हमारा x1 प्लस आई वाई वन हो गया, और z2 हो गया x2 प्लस आई वाई टू। तो ये जो z1 है, अगर इसको पोलर फॉर्म के फॉर्म में लिखना चाहो तो आप लिखोगे z1 इज इक्वल टू मॉड z1 और सिस थीटा 1 लिख देते हैं इसको। ठीक है, सिस थीटा 1 मीन्स इट्स प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इज थीटा 1 फॉर z1। फिर ऐसे अगर z2 को लिखना चाहें तो z2 को लिख देंगे हम लोग मॉड z2 और उसको लिख देते हैं सिस थीटा 2 मीन्स प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इज थीटा 2। ठीक, अब आपसे कोई ये पूछे, अच्छा ये बताइए कि z1 और z2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन यू प्लीज फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इनटू z2, या z1 और z2 को डिवाइड कर रहे हैं तब आर्ग्यूमेंट आप बताइए क्या होगा। तो जैसे ये जो अपना पोलर फॉर्म है, तो इसको देख के हम ये समझ पा रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पूछी जाए z1 के लिए, सो दैट इज थीटा 1, और अगर हम आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पूछी जाए, आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पूछी जाए z2 के लिए, सो दिस इज थीटा 2। ये दोनों आर्ग्यूमेंट हैं z1 और z2 के। अब बच्चों जरा z1 और z2, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन हमें ये हम लोग क्या करने जा रहे हैं, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि अगर z1 और z2 कर दिया जाए देन व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट, और जो दूसरी बात है वो ये है कि से अगर z1 और z2 से डिवाइड कर दिया जाए देन व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट। तो मल्टीप्लिकेशन करने पर आर्ग्यूमेंट क्या होता है वो सीखना है, और डिवीज़न करने पर आर्ग्यूमेंट क्या होता है वो भी सीखना है। दोनों काम अपने को करना है। तो ये दोनों काम हम कैसे करें, देखो कैसे करें, सीखो। जैसे समझिएगा जरा ध्यान से, आप z1 को यूलर्स फॉर्म में लिख लीजिए। तो z1 को अगर आप यूलर फॉर्म में लिखेंगे तो आपको लिखना होगा मॉड z1 और e टू द पावर आई थीटा 1। लिखते भी जाइए, साथ साथ बैठे हुए हैं। ये z1 का यूलर्स मतलब ये जो सिस थीटा है उसकी जगह e टू द पावर आई थीटा लिख दिया मैंने। अच्छा, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो सिस थीटा को e टू द पावर आई थीटा प्रूव करके दिखा सकते हैं? कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें ये पता है कि हाउ टू कन्वर्ट दिस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इंटू ई टू द पावर आई थीटा? हाउ मेनी ऑफ यू? वेरी फ्यू। ये तुम्हारी कॉपी में लिखा हुआ है, तुम अगर देखोगे सीखोगे तो याद आ जाएगा। और ऐसे ही बच्चों, हम अगर z2 की बात करें तो वो हो गया मॉड z2 ई टू द पावर आई थीटा 2। तो एक है z1 और एक है z2, दोनों का हमने पोलर फॉर्म जो है उसमें
सिस थीटा ना लिख के या कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ना लिख के ई टू द पावर आई थीटा लिख दिया है। सो दिस इज द पोलर फॉर्म। नाउ अब ये जो पोलर फॉर्म हमने लिखा है जरा गौर से देखें, तो ये जो पोलर फॉर्म लिखा हुआ है, अब इस फॉर्मेट में आप दोनों को मल्टीप्लाई करिए। तो जब आप इस फॉर्मेट में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस शैल बी मॉड z1 इंटू मॉड z2 इंटू ई टू द पावर। अब दोनों ई टू द पावर वाले टर्म मल्टीप्लाई होंगे तो पावर जो है वो ऐड हो जानी है, तो ई टू द पावर आई θ1 प्लस θ2 आ जाना है। भाई मल्टीप्लिकेशन होगा तो पावर जुड़ जाती है। अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि साहब z1 इंटू z2 कर रहे हैं, तो आप इसे मल्टीप्लाई करने के बाद मॉडुलस कर दें और ई टू दी पावर आई θ1 प्लस θ2 कर दें। तो इफ यू कंसीडर z1 इंटू z2 एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो क्या ये पोलर फॉर्म है कि नहीं z1 इंटू z2 का? अगर हम z1 और z2 के मल्टीप्लिकेशन को एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह ट्रीट करें तो ये हमारा z1 इंटू z2 का पोलर फॉर्म बन गया, जहां पर ये है उसका मॉड्यूलस और ये है बच्चों आर्ग्यूमेंट। तो इसको अगर आप नॉर्मल फॉर्म में लिख के देख के करना चाहें तो वो भी एक बार समझ लीजिए। ये है z1 z2 का मॉडुलस, ई टू द पावर आई θ1 प्लस θ2 है। सो दिस कैन बी रिटन एज cos θ1 प्लस θ2 प्लस आई साइन θ1 प्लस θ2 लाइक दिस। ऐसे देखो, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या है, ये दोनों एक ही चीज़ है, वो बस यूलर फॉर्म में लिखा है और ये कन्वेंशनल जो आपका cos थीटा प्लस आई साइन थीटा उस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो आप ये लिखो या ये लिखो, बोथ आर पोलर फॉर्म। थोड़ा तो ये दोनों ही बच्चों क्या है, पोलर फॉर्म है किसका, z1 इंटू z2 का। अब z1 और z2 दोनों के हमें आर्ग्यूमेंट्स की जानकारी थी, तो उसको यूज करके हमने क्या किया है, z1 इंटू z2 का आर्ग्यूमेंट पूछा जाए आपसे तो आप कैसे लिख पाओगे? देखो आराम से लिख सकते हो। यहां पर जो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू है किसके लिए, z1 इंटू z2 के लिए, क्या वो θ1 प्लस θ2 है? हाँ बिल्कुल है। अच्छा θ1 क्या है? θ1 है z1 का आर्ग्यूमेंट, दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z1, और θ2 क्या है, z2 का आर्ग्यूमेंट। तो अगर अपने पास दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट दिए हैं और उनके मल्टीप्लिकेशन का आपको आर्ग्यूमेंट चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों आर्ग्यूमेंट्स को ऐड कर देना होगा। तो ये पहला रिजल्ट आ गया कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम आर्ग्यूमेंट कैसे लिखते हैं। सो दिस इज से रिजल्ट नंबर 1। अब एक रिजल्ट और देखना होगा जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, तब देखेंगे क्या परिणाम आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया, इसको थोड़ा इज्जत के साथ लिखते हैं बॉक्स में बंद करके, कि अगर हमारे पास दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट दिए हुए हैं तो उनके मल्टीप्लिकेशन का आर्ग्यूमेंट कैसे लिखा जाता है। ऐसे लिखा जाता है बच्चों। अब लेकिन इसमें एक समस्या है, देखो समस्या क्या है। समस्या ये है कि जैसे ऐसा हो सकता है कि z1 और z2 प्रिंसिपल वैल्यू लें, सॉरी θ1 और θ2 प्रिंसिपल वैल्यू, लेकिन आप अब ऐड कर रहे हैं तो हो सकता है वो प्रिंसिपल वैल्यू ना हो। जैसे कि हम क्या बता रहे हैं, देखो यहां समस्या क्या आएगी, समस्या ये आएगी, जैसे इसी सिचुएशन में एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं से
हमने लिख दिया कि जो आर्ग्यूमेंट है Z1 का विच इज θ1, लेट्स से दिस इज से 150 डिग्री। फिर ऐसे ही जो आर्ग्यूमेंट है Z2 का, दिस इज से θ2 एंड दिस इज से ऑल्सो 120 डिग्री। तो ये दोनों ही आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज में है, -180 से +180 के बीच में। तो ये वाला जो θ1 है और ये जो θ2 है, दोनों ही प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है। दोनों ही क्या है? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट्स हैं। अब आप केवल इतना, जैसे बात हो रही है कि आप Z1 इंटू Z2 का आर्ग्यूमेंट लिखिए, तो हमने सीखा कि अगर Z1 इंटू Z2 का आर्ग्यूमेंट लिखना है, तो अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 किया जाए तो इसका मतलब होता है कि हमें Z1 का आर्ग्यूमेंट और Z2 का आर्ग्यूमेंट क्या कर देना होगा? ऐड कर देना होगा। तो जो Z1 का आर्ग्यूमेंट है वो θ1 से 150 डिग्री और θ2 इससे 120 डिग्री। So if you solve this, if you add these two, you are getting 270 डिग्री। तो ये जो 270 डिग्री है प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है। प्रिंसिपल वैल्यू 180 से ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन ये चूंकि 270 आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये Z1 Z2 का जब हम पोलर फॉर्म लिखेंगे तो θ1 प्लस θ2 इसका आर्ग्यूमेंट तो हो सकता है, बट इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं है। अच्छा, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि प्रिंसिपल ही आ जाए, जैसे ये होता 50 और ये होता 20, 50 प्लस 20 तो 70 होता, तो प्रिंसिपल भी आ सकता था। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू में आएगा या नहीं आएगा, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल θ1 एंड θ2। तो अगर आपसे पूछा जाए इस सिचुएशन में कि आप Z1 इंटू Z2 का पोलर फॉर्म लिखें, तो आप कैसे लिखेंगे? जैसे अगर ये पूछा जाए कि पोलर फॉर्म लिखिए Z1 इंटू Z2 का, तो पोलर फॉर्म ऑफ Z1 इंटू Z2, तो क्या ये पोलर फॉर्म ऐसे लिखा जाएगा? मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 इंटू सिस 270 डिग्री। नहीं बच्चों, ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि पोलर फॉर्म में जब भी हम एंगल लिखते हैं तो वी ऑलवेज यूज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट्स। सो दिस आर्ग्यूमेंट इज 270, नॉट प्रिंसिपल वैल्यू। तो आपको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लिखना पड़ेगा। तो ये जो 270 डिग्री वैल्यू आपने लिखी है, दिस इज नॉट अ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं है Z1 इंटू Z2 का। तो ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट से ऊपर चला गया है बच्चों। तब कोई भी एंगल अगर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की रेंज से ऊपर चला जाए तो उसको नीचे लाइए, तो उसके लिए 2 पाई के मल्टीपल घटाइए, और अगर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की रेंज से नीचे चला जाए तो उसको ऊपर लाइए, तो उसके लिए भी 2 पाई के मल्टीपल फिर आप क्या करिए? ऐड करिए। तो अगर हमें यहाँ पर से प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट चाहिए है किसका? Z1 इंटू Z2 का, तो वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फिर हम क्या लिखेंगे? 270 डिग्री में 360 डिग्री सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो जब आप ऐसा करेंगे तो यू विल गेट -90 डिग्री। ये सही है, या से -π/2, ये प्रिंसिपल वैल्यू है, ये करेक्ट है। ये जो है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की कैटेगरी में है। तो अगर हमें पोलर फॉर्म ही लिखना था, जैसे यहां पे लिखे थे, तो गड़बड़ा गया। तो अगर करेक्ट पोलर फॉर्म लिखना होगा तो कैसे लिखा जाएगा? मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 और सिस -90 डिग्री। ऐसे देखिए, ये आप 270 लिखें, आप -90 लिखें, वैल्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर तो वही है, जो ऊपर है वही नीचे है। बट फर्क इतना ही है कि हम जब भी पोलर फॉर्म लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर है कि हम क्या करें? प्रिंसिपल वैल्यू लें आर्ग्यूमेंट की। तो 270 लिखना अप्रोप्रिएट नहीं है, -90 डिग्री लिखना अप्रोप्रिएट। ठीक, तो हम ये सीखें कि अगर हम Z1 और Z2 का मल्टीप्लाई कर दें
तो आर्ग्यूमेंट के लिए आप दोनों के आर्ग्यूमेंट को ऐड कर दें, यहां तक तो ठीक है। लेकिन बात यह है कि हम अगर राइट साइड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं तो ये कोई गारंटीड नहीं है कि लेफ्ट साइड के लिए भी जो आंसर आएगा दैट इज अ प्रिंसिपल वैल्यू। हो सकता है उससे बड़ा आ जाए, हो सकता है उससे छोटा आ जाए, तो हमें इस बात को लिख लेना चाहिए। तो ये जो हमने अभी लिखा था, यहीं पर अगर बगल में आपके पास थोड़ा सा स्पेस है तो उस स्पेस को यूटिलाइज करिए और लिखिए 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 even if principal arguments are taken in RHS, comma, argument in LHS may not take principal value. LHS में हो सकता है कि जो हमारा आर्ग्यूमेंट हो वो प्रिंसिपल वैल्यू ना लेता हो, RHS में लेता हो, ठीक। तो अगर कभी ऐसा होगा तो अकॉर्डिंगली आपको ध्यान देना है। डन? ओके, अब एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं बच्चों, एक बार डिवीजन कर लेते हैं। तो डिवीजन भी अब मुझे लग रहा है आप आसानी से समझ पाएंगे।